हेलो एवरीवन, मैं खुशबू भार्गव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आंसू कविता जयशंकर प्रसाद रचित, उसका भाव सौंदर्य। आंसू कविता यह एक जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। आंसू एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है जिसमें प्रसाद जी की व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों को प्रकाशित किया गया है। तो इस कविता में प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रियतमा को निवेदन किया गया है प्रसाद जी द्वारा, और साथ ही कवि के व्यक्तित्व का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। वेदना की चरम प्रस्तुति इसके अंतर्गत दिखाई पड़ती है। वियोग का प्रचार सभी जगह दिखाई पड़ता है। तो कवि ने अपनी अनुभूतियों का समाजीकरण इस कविता के अंतर्गत किया है। आशा और विश्वास का सामंजस्य आंसू कविता के अंत में दिखाई पड़ता है। अपनी प्रियतमा के रूप वर्णन को प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद जी ने इसमें चित्रित किया है। तो अपने आरंभिक रूप में आंसू एक विरह काव्य है और उसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। लगभग 126 छंदों में कवि ने प्रेम की जो वेदना अनुभूति है और अतीत की स्मृतियां हैं आदि को अंकित करने का प्रयत्न किया है। करुणा कलित हृदय में बजती हुई विकल रागिनी से कवि उन क्षणों को याद करता है इसमें जो भाव सौंदर्य है उसको हम 3 रूपों में देखेंगे। एक पहला है वियोग काव्य परंपरा, दूसरा है नारी सौंदर्य और तीसरा है वैशिष्ट्य। साथ ही हम इसमें जो प्रकृति वर्णन है आंसू कविता में उसको भी यहाँ देखेंगे। आंसू में प्रकृति वर्णन स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है। प्रकृति के विभिन्न अंग काव्य में प्रतीक बनकर आए हैं। तो आकाश हृदय बन जाता है, तो झंझा वेदना बन जाती है। जो झरना में प्रकृति के द्वारा भावनाओं के प्रकाशन का जो द्वार प्रसाद जी ने खोला है उसी का प्रांजल स्वरूप आंसू में चित्रित हुआ है। तो प्रकृति संपूर्ण भावनाओं का वाहक बनती है। आकाश में गिर जाने वाली जो मेघमालाएं हैं स्मृति बनकर के आती हैं और धरती के जो श्यामल आंचल होता है उस पर बिखरी हुई अश्रुमाला जो है वो वेदना का प्रतीक बनती है। तो मलयानील के विश्वासों में वियोग है। भाव परिवर्तन के साथ प्रकृति के वर्णन में भी नवीन प्रयोग आरंभ होते हैं। मानवतावादी कवि के लिए इस संबंध की स्थापना आवश्यक है। तो अपनी इस रचना के माध्यम से प्रसाद जी ने मानवीय भावों को चेतना प्रदान की है। इसी प्रकार मानवीय भावों को चेतना प्रदान की है। प्रकृति अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने में भी सहयोग देती है। व्यंजना के द्वारा भावों का प्रतिपादन हो जाता है। बिंब प्रतीकों के अतिरिक्त प्रकृति उपमान बनकर भी आती है और प्रकृति के व्यापक रंगमंच की योजना आंसू के सीमित वातावरण में संभव नहीं हो सकी, किंतु वियोग श्रृंगार के निरूपण में उसने योगदान दिया है। प्रकृति किसमें सहायक हुई? वियोग वर्णन में प्रकृति सहायक हुई, वियोग वर्णन में।
आकृति और गुण दोनों प्रकार के साम्य लेकर प्रकृति का प्रयोग किया गया है। प्रेमिका अथवा आलंबन में यदि शशि का सौंदर्य, शशि कहते हैं चंद्रमा, शशि का सौंदर्य था तो साथ ही उसकी शीतल किरणें भी सागर में उठने वाली हिलोरे करुण कटाक्ष की भांति लौट जाती है और सौरभ भी विरह के दिनों में सूख जाता है। सौरभ कहते हैं समुद्र को। इस प्रकार आंसू का प्रकृति वर्णन मानवीय भावनाओं के व्यापक रूप में हुआ और इस दृष्टि से उसे सफलता प्राप्त हुई। आंसू की प्रकृति, ये जो आंसू काव्य है या कविता है, उसकी प्रकृति महादेवी वर्मा की भांति प्रतीक और उपमा बनकर आती है। प्रसाद प्रकृति के कवि नहीं है, उन्होंने उसका उपयोग मानवीय भावों के लिए किया है। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से, भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से आंसू आधुनिक कविता की उस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें प्रेम की स्वच्छंद प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। प्रेम की स्वच्छंद प्रकृति को, स्वच्छंद प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। तो प्रकृति यहाँ किस रूप में चित्रित हुई है? विरह के वर्णन करने में सहायक हुई है। जिस सीमित वातावरण में आंसू ने कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत किया, उसका पूर्ण विकास कामायनी में हुआ। तो प्रेम के स्वच्छ रूप में, प्रेम के स्वच्छ रूप में आंसू की भावनाएं, आंसू की भावनाएं साहित्य के उदात्त रूप का परिचायक है। वह उस जागरूक चेतना का चित्र है जिसमें कवि स्वाभाविक घात प्रतिघात के बीच भी अपना पथ खोज लेता है। एक सुंदर गीत सृष्टि के रूप में आंसू एक सफल रचना है। गीति काव्य के उपादानों का समावेश उसमें हुआ है। अपनी विशिष्ट कला के कारण उसने एक प्रतिमान का कार्य किया। वह एक नई दिशा का सूचक था। साथ ही कवि के सुंदर कृतित्व का यह परिचायक है। यह एक नई दिशा का सूचक था और सामान्य विरह काव्यों से इसकी मित्रता इस बात में है कि इसमें कवि की व्यक्तिगत जीवन घटना का योग है। तो इसकी वियोग की जो अनुभूति है व्यक्तिगत होने के कारण, जहाँ एक और अत्यधिक गंभीर और मार्मिक है, वहीं एक तीव्र इंद्रियों के आकर्षण का परिणाम भी है। तो रचनाओं में कवि की तटस्थता और कल्पना की पूरी स्वच्छंदता का अवकाश न होने के कारण व्यक्तिक वेदना की एक अतिरिक्त मात्रा आ गई है। और यदि इस वेदना का एक दार्शनिक अनुभूति
नहीं होती तो उसकी कृति को कला की सार्वजनिकता पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो जैसी स्थिति रीतिकालीन श्रृंगारिक रचनाओं की है, उसी की तरह ये वियोग की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं का ही चित्रण यहाँ किया गया है। तो ये रचना किसी प्रकार की उदात्त भावनाओं या मनोरम कल्पना या उच्च जीवन संदेश से वंचित ही रह जाती। तो इस कृति में हम अनुभूतियों के साथ प्रसाद के व्यक्तित्व का द्वंद्व देख पाते हैं और इस द्वंद्व में प्रसाद के जो व्यक्तित्व की उनकी अनुभूतियों पर विजय भी हुई है और यही विजय उनकी इस रचना को उत्कर्ष बना देती है। तो आंसू काव्य में दार्शनिक चिंतन और अनुभूतियों का जो योग है उसके मूल में क्या है, वियोग की अनुभूति। तो दोनों की पृथक अस्तित्व नहीं है, उनका सामंजस्य उसको वियोग की अनुभूति प्रदान करता है। तो वियोग की जो अनुभूतियां हैं उसमें सांत्वना और समाधान की संयमित अनुभूतियों तक पहुंचने की आंसू की जो भावना है वह विशेष रूप से यहाँ प्रकट हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो महादेवी ने जो वेदना को सर्वाधिक महत्व दिया, उनका संपूर्ण भावना साम्राज्य की पीड़ा है। मीरा के जैसे मेरो दर्द न जाने कोई में जिस लोकगीत की परंपरा को आत्मसात किया गया है, वह महादेवी वर्मा जी का जो एक दार्शनिक चिंतन है उसका स्थान ग्रहण करता है। तो छायावादी कवि ने मानव के अंतरतम जो मनोदशा है उसका प्रकाशन किया है। आंसू की जो व्यक्तिगत वेदना है अंत में एक आदर्श का निर्माण कर देती है। तो प्रसाद के जो साहित्य है उसमें प्राप्त वेदना की छाया उसे अस्वस्थ नहीं बनाती है और आंतरिक पीड़ा लेकर भी उसे स्कंदगुप्त अपने जो उद्देश्य स्थान में सफल होता है। वेदना और करुणा के जो कोमल भाव है उनका चरित्र चित्रण इसके आंतरिक पक्ष में सहायता करते हैं। अब इसमें नारी सौंदर्य, ये भाव पक्ष हमने देखा, प्रकृति का वर्णन इसमें देखा, फिर नारी सौंदर्य। तो आंसू जो कविता है उसमें नायिका के नक्षिक वर्णन का प्रतीकों में श्रृंगार का चित्रण किया गया है। नारी सौंदर्य, तो इसमें नायिका के नख शिक वर्णन किया गया है। तो प्रसाद की जो आरंभिक रचनाएं हैं उसमें परंपरा की जो छाया मिलती है वह धीरे धीरे अनुभूति के विस्तार से दूर होती गई और इसके सौंदर्य वर्णन के लिए जिन बिंब प्रतीकों का प्रयोग किया गया उसमें भी नारी का गुण दिखाई देता है। तो उसमें यदि जीवन को सरस कर देने की शक्ति थी तो आज विदाई के क्षणों में उसे मान हुआ और उस छवि से कवि को प्रतिभा का दान मिला। नारी की जिस शक्ति का आभास आंसू कविता में मिलता है उसका पूर्ण विकास गीति काव्य के कारण संभव नहीं हो पाता। तो छोटे छोटे जो भावखंड हैं उसमें केवल उसका संकेत मिलकर के रह जाता है। नारी के अभाव में जीवन की जो जीवन का मरुभूमि हो जाना वेदना का परिचायक है। तो नारी के गुणों से प्रेमी का हृदय जो है वह रेंग गया है और अनेक प्रयत्न करने पर भी वह छुड़ाए उनसे नहीं छूटता है। तो नारी का जो रूप वर्णन करते समय उसमें गुण भरने का प्रयास प्रसाद जी द्वारा किया गया है। जैसे मुखचंद्र की चांदनी से अपना मुख धोकर प्रातः उठने वाला स्नेह के अभाव से में क्रंदन करता है नायक, और प्रसाद ने नारी में स्नेह सौहार्द की भावना भर दी है जिसमें उसे केवल नारी एक प्रतिमा के रूप में दिखाई पड़ती है।
और वियोग काव्य के कारण नारी को निष्ठुर प्रतिमा के रूप में चित्रित करना आवश्यक हो जाता है, और आंसू की जो नारी है उसमें जिन निर्दयी भावों को आरोपित किया गया है उसमें इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उसका वर्णन किया गया है कि परिवर्तन के होते हुए भी उसमें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तो इस नारी भावना का जो विकास है वह प्रसाद जी के साहित्य को गति प्रदान करता है। जैसे जो नारी प्रेम की जिस स्वरूप को प्रसाद जी ने साहित्य में स्थान दिया है उसका एक उन्मुक्त चित्र आंसू कविता में दिखाई पड़ता है। फिर हम देखते हैं कला पक्ष। आंसू जो कविता है, आंसू काव्य का कला पक्ष। तो कला की दृष्टि से आंसू एक सफल गीति सृष्टि है और स्वानुभूति का प्रकाशन जो है इसमें गीतों के माध्यम से किया गया है। तो आंतरिक अनुभूति में रागात्मक संबंध के कारण एक तन्मयता, एक तल्लीनता आ जाती है जो गीतों को लय, गति, संगति और संगीत प्रदान करती है। वाद्य यंत्र पर गाए जाने वाले गीतों की जो परंपरा है वहां से लेकर के आधुनिक जो गीत हैं वहां तक की जो तथ्यात्मकता है वह उसमें हमें देखने को मिलती है। तो अनुभूति की तन्मयता उसे संगति प्रदान करती है। काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता के साथ गीति काव्य का अधिक से अधिक विकास होता गया। गीति काव्य के रूप में आंसू का जो भावावेग है स्फुट छंदों में रहकर भी अंत में एक प्रभाव स्थापन में सफल होता है। तो भावों की अनुभूति की सच्चाई ने आंसू को आवेग दिया। संगीतात्मकता उसके लाक्षणिक प्रयोग और शब्दों के चयन में है। केवल 14-14 के विराम से 28 मात्राओं के जो छंद हैं उनके द्वारा आंसू का सृजन किया गया है। तो श्रेष्ठ गीति काव्य के अवयव उसमें साकार रूप से दिखाई देते हैं। तो बिना किसी स्पष्ट कथानक के समन्वित रूप में प्रभावों को उत्पन्न करना आंसू काव्य की श्रेष्ठता रही है। तो हर छंद में भावावेग के द्वारा उसमें भाव प्रवणता के चारों ओर और समस्त छंदों को केंद्रित प्रतीत होती है, समस्त छंदों का केंद्र प्रतीत होती है। आंसू का जो बिंब है, जो प्रतीक विधान है, उसके रूपकत्व का भाव उसको प्रदान करता है। तो प्रसाद के जो अधिकांश प्रतीक प्रकृति के वातावरण से ग्रहण किए गए हैं। साहित्य में प्रकृति का इतिहास बहुत पुराना है, किंतु सूफी जो संत थे उन्होंने इसमें विशेष योगदान दिया। तो प्रतीक के द्वारा धार्मिक यातना से उन्हें मुक्ति मिली और भावों के प्रकाशन में सरलता हुई। आंसू के जो प्रतीक उसके भावोद्रेक को जीवित रखते हैं। जड़ता से चेतनता में नक्षत्र बिखरे हुए होते हैं और उनके हृदय की जो स्मृतियां हैं वह सागर की लहरों का संगीत बनकर के उभरती है। कभी कमल की पंखुड़ियों में अली जो भंवरा होता है वह बंद हो जाता है और प्रेमी का मन जो है अलकों में उलझ जाता है। चातक और श्यामा के स्वर प्रेम की करुणा को कथा के प्रतीक बना देते हैं। झंझा, विद्युत, निरमाला वेदना का संकेत करते हैं। ज्योत्सना और सागर का परिचय प्रिय प्रीतम के मिलन की तरह होता है। उसी प्रकार सुषमा का वर्णन करते हुए उसे राई का व्यवहार दिखाया जाता है। अति सुंदर पर राई लोन वारना नजर न लगने का बहुप्रचलित ये विधान है कि जब नजर लग जाती है किसी छोटे बच्चे को भी तो हम उस पर राई और नमक जो है वो उस पर के घुमाते हैं। तो वो उसी का उसमें वर्णन किया है कि नायिका के सौंदर्य पर कवि राई लोन अवारना कहते हैं। तो सौंदर्य वर्णन में कवि ने अप्रस्तुत योजना का प्रयोग किया है। सुंदरता अब सूक्ष्म हो गई है। सुंदरी का जो मुख है अलकों से थिरक कर काली जंजीरों में बंधे चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा था। नीलम की प्याली में मदिरा की तरह स्थिति थी। नेत्रों में झूमती जो मादकता थी उसका यहाँ वर्णन किया गया है। कोमल कपोलों पर स्मित रेखा की कल्पना फारसी काव्य के निकट है। सुंदरी की ठुड्डी में चांदी के से गड्ढे का वर्णन यहाँ
किया गया है। सीपी में मोती के दानों की भांति प्रिया की जो दंत पंक्ति थी, कमल के समीप पुरैन रहते हैं, कमल पात पर जल बिंदु क्षण भर भी नहीं ठहरते। प्रिया के कमल मुख के ही निकष्ट कर्णों में भी प्रेमी की जो आंतरवाणी है वह नहीं रुक पाई। इस प्रकार प्रतीकों के द्वारा भावों की व्यंजना यहाँ की गई है। तो नारी के नक्षिक वर्णन में नीलम की प्याली, चंद्रमा, क्षितिज, तो नारी के जो नक्षिक वर्णन में नीलम की प्याली, चंद्रमा, क्षितिज, कमल मुक्ता आदि जिन प्रतीकों का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है उसमें भावों की समानता है। और परिरंभ कुंभ की मदिरा तथा मुख चंद्र चांदनी के प्रतीकों में कवि ने संयोग श्रृंगार का चित्रण किया है। तो मिलन, विरह, सौंदर्य, निर्दयता सभी का प्रतीकों के द्वारा यहाँ पर अंकन किया गया है। तो विरोधाभास की कहीं कहीं और भी चमत्कार ला देता है और हीरे को कोमल शिरीष कैसे कुचल सकता है, किंतु नहीं, सौंदर्य की सुकुमारता ने ही तो जो नायक है उसके हृदय को पराजित किया है। स्वयं शीतल हिम प्रणय अग्नि बनकर के जल उठा और यही तो है कि प्रेम का परिवर्तित रूप। तो विरह के दिनों में भी प्रकृति के जो बिंब हैं और जो प्रतीक हैं वह धूमिल रूप में चित्रित किए गए हैं। उनको मलयानील नदी के तट पर एकांकी ही निश्वास से भरता रहता है, सूखा पराग उड़ता रहता है, उसका भी मधु मिलन विलीन हो गया है। प्रियतम चला गया, आज उसका प्रकाश जीवन पथ का पाथेय बन गया है। मेघों के जो जलदान से वन की कलिका को नव जीवन मिलता है। वीणा के स्वर उदात होकर के अधिक झंकृत हो उठते हैं। सागर मंथन से षडाग्नि निकली और प्रेमी ने प्रिय के प्राणों को देखने का प्रयत्न किया, तभी उसे वेदना मिली। तो इस प्रकार दीपक और शलभ का भी प्रतीक है जो फारसी और उर्दू कवियों में प्रमुखता से देखने, उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रसाद के जो बिंबों का वर्णन है, जो प्रतीक है, उनके संपूर्ण चित्र को लेकर के प्रस्तुत हुआ है। उनमें रूप, गुण, स्थिति आदि का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, उसका भाव सौंदर्य पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ लेना।